प्यारे बच्चों, आज फिर जेनरो डेंटिस्ट्री में आप सबका एक नए लेसन के साथ स्वागत है। आज हम कंपोजिट साइंस का लास्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसका आज विषय रहेगा इंसर्शन ऑफ कंपोजिट इन प्रिपेयर्ड टीथ। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक बार फिर आवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को और अच्छी तरह से ग्रैब करने के लिए या समझने के लिए आप मेरे पिछले 2 लेसन जो कि कंपोजिट साइंस पर आधारित हैं, एक बार देख लें, सुन लें। इससे पहले कि आज का लेसन शुरू किया जाए, प्रिय बच्चों, आपके लिए एक उपदेश। मेरा आज आपसे आग्रह रहेगा, आपसे सलाह रहेगी कि अपने समय का सदुपयोग करिए। समय के बारे में हमारी 2 भ्रांतियाँ बड़ी भयानक हैं। नंबर 1, मेकिंग अप टाइम। नंबर 2, आई डोंट हैव टाइम। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, कभी भी अपना समय व्यर्थ मत गवाइए और बाद में कभी भी ऐसा मत कहिए कि आई विल मेक अप माई टाइम, क्योंकि जब समय एक बार बर्बाद हो जाता है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते, चाहे लाख कोशिशें करें। और दूसरी बात, कभी भी अपने मुंह से यह मत कहिए कि आई डोंट हैव टाइम। जब आप ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, काम करने का आपका इरादा नहीं है तथा आपकी विल नहीं है। प्रिय बच्चों, याद रखिए, आपके इनडिसीजंस, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन, आपका काम को अधूरा छोड़ना, आप में लैक ऑफ डिसिप्लिन तथा आपका मोबाइल में घुसे रहना कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो आपको असफलता की ओर ले जा सकती हैं। यह सारी की सारी आदतें आपके क्लिनिक में टाइम वेस्टर्स हैं। इसलिए आज मेरा आपको अनुरोध है कि प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्रॉपर योजना करिए, हर प्रोसीजर के लिए आप प्लानिंग करिए। अगर आप बग़ैर थॉट के, बग़ैर सोच के कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपनी असफलता के बीज बो देते हैं, प्रिय बच्चों। सो याद रखिए, टाइम का सदुपयोग करने का सबसे उत्तम उपाय आपकी प्लानिंग होगी, आपकी योजना होगी। शाम को क्लिनिक ऑफ करने से पहले 20 मिनट बैठिए, सोचिए और कल के लिए योजना बनाइए। तो आइए आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आप जब आपके पास बॉन्डिंग और कंपोजिट का एक अच्छा ज्ञान होता है तो प्रिपेयर्ड कैविटी में कंपोजिट की इंसर्शन बहुत आसान व सुगम हो जाती है। मैं आज आपको कंपोजिट इंसर्शन की कुछ टिप्स दूंगा, जिन टिप्स को आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी फीलिंग जो है वो सक्सेसफुल रहने वाली है। आपके लिए मेरी सबसे पहली टिप है कि आप जिस टूथ में भी या जिस कैविटी में भी कंपोजिट की फिलिंग करना चाहते हैं, उस टूथ का या उस कैविटी का प्री फिलिंग एनालिसिस करिए। सबसे पहले आप ऑक्लूजन को वॉच करिए और देखिए कि कोई ऑक्लूजल डिजीज़ तो नहीं है। इसके बाद उसका एक एक्सरे करिए जो आपको बताएगा कि वो लीजन पल्प को थ्रेट तो नहीं कर रही, या फिर वो लीजन ने
पल्प को एक्सपोज तो नहीं कर दिया, और अगर हो सके तो आप फिलिंग से पहले एक स्टडी मॉडल बनाइए, एक स्टडी मॉडल लीजिए जिसके ऊपर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। आपकी फाइनल प्लानिंग जहां उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, आपकी फाइनल प्लानिंग आपके एक्सरे पर भी निर्भर करेगी। आपका एक्सरे आपको बताएगा कि जिस कैविटी में आप फिलिंग करना चाहते हो वो कितनी डीप है, पल्प के पास है या नहीं, पल्प को थ्रेट तो नहीं कर रही, पल्प के अंदर ही तो नहीं, या ऑलरेडी उस दांत की को कोई एंडो प्रोसीजर पहले से ही प्राप्त है। तो आपकी सब जो प्लानिंग है वो इन बातों के ऊपर निर्भर करेगी। कहने का मतलब है कि जब आपके पास पेशेंट फिलिंग कराने के लिए आता है, उसको कभी भी ब्लाइंडली शुरू मत करिए। प्रिय बच्चों, मेरी दूसरी टिप है कि जिस भी टूथ में आप फिलिंग करना चाहते हैं उसमें प्रेपरेशन ज़रूर करिए, और प्रेपरेशन करने से पहले उसकी ओरल हाइजीन श्योर कर लीजिए कि अच्छी है। अगर उसमें कोई स्केलिंग वगैरह रिक्वायर्ड है तो फिलिंग करने से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले उस पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस की एडवाइस दीजिए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है जो कंटेम्परेरी कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो यह कहती हैं कि टूथ में किसी भी तरह की प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आपको इनकरेज करेंगे कि आप सीधी ही बस फिलिंग कर दीजिए। लेकिन प्रिय बच्चों, प्रेपरेशन जो है वो ज़रूरी है टूथ सरफेस की सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए। आप एनामल या डेंटिन को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करने जा रहे हैं, आपकी जो कंपोजिट फिलिंग है उससे पहले उसकी सरफेस एनर्जी बढ़िया होनी ज़रूरी है। दूसरी बात, जितना भी दांत के ऊपर, एनामल के ऊपर या कैविटी के बीच में जो डैबरी है वो रिमूव होगा। तीसरी बात, आप बढ़िया से उसकी केरीज़ रिमूव करने में सफल होंगे, और आप जो रिमेनिंग केरीज़ है या हार्ड केरीज़ है उसके बारे में आप अच्छी तरह से विचार कर पाएंगे। हालांकि कंपोजिट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कन्वेंशनल कैविटी प्रेपरेशंस हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आदि के लिए करते थे, वैसी अग्रेसिव कैविटीज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनड्यू कन्वर्जेंस की ज़रूरत नहीं है, अंडरकट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऑप्टिमल मॉडिफाइड कैविटी बनाने की आपको फिलिंग करने से पहले ज़रूरत अवश्य है। मेरी तीसरी टिप आपके लिए है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग कंपोजिट फिलिंग यूज़ करने हैं वो टेफ्लॉन कोटेड होने चाहिए। टेफ्लॉन कोटेड कोटिंग एक ऐसी कोटिंग है जिसको केमिकली टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। इसकी अपनी सरफेस एनर्जी बड़ी पुअर होती है, और कंपोजिट को उठाना और कंपोजिट को इंसर्ट करना इन इंस्ट्रूमेंट से आसान हो जाता है। क्योंकि कंपोजिट की जो एडहेशन है वो टेफ्लॉन से नहीं होती, बल्कि जो हम एडहेशन रियली चाहते हैं हमारे एनामल और डेंटिन के साथ, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, जो मेरी चौथी टिप है आपके लिए वो आइसोलेशन के बारे में है।
फिलिंग करने से पहले एक बहुत बढ़िया आपकी आइसोलेशन होनी चाहिए, जो आपको सलाइवा से बचाए, जो आपको ब्लड से बचाए, या जो और एक्सुडेट्स हैं माउथ में उससे बचाए। क्योंकि आपका जो 7th जनरेशन या 8th जनरेशन जो आप बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं, हो सकता है ये अगर आपकी आइसोलेशन अच्छी नहीं है, आपके ब्लड से, मुंह में ब्लड से या सलाइवा के साथ compete करने लगे, जिससे आपकी जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, वो बढ़िया नहीं बनेगी। आपके आइसोलेशन में अगर रबर डैम नहीं है तो बढ़िया कॉटन रोल आइसोलेशन भी कारगर हो सकती है। कंपोजिट साइंस का ये रूल है कि जब आपका कॉटन रोल या जो कॉटन पिल्लो आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्री मेड कॉटन पिल्लोज़ आपको अपने डीलर से मिल जाते हैं, जब वो 70% वेट हो जाते हैं तो उनको रिजेक्ट करके नया कॉटन पैलेट या कॉटन पिल्लो या कॉटन रोल टूथ के चारों तरफ रखना ज़रूरी है। प्रिय बच्चों, ड्यूरिंग बॉन्डिंग आप एक्टिवेटेड एनामल तथा एक्टिवेटेड डेंटिन को एड्रेस करने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक ह्यूज नंबर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को तथा डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को आप एड्रेस करने वाले होते हैं। लगभग 7.5 मिलियन जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट रॉड्स हैं एनामल के लोअर इंसाइजर्स में हैं, और लगभग 12.5 मिलियन रॉड्स जो हैं, जो मैक्सिमम नंबर है, वो अपर मोलर्स में होता है। और जब हम डेंटाइनल ट्यूब्यूल की काउंटिंग को देखते हैं तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल लगभग 40,000 डेंटाइनल ट्यूब्यूल पर ml डेंटिन होता है। इसलिए इन दोनों सबस्ट्रेट्स का बढ़िया फ़ायदा लेने के लिए, इन दोनों सबस्ट्रेट्स को आइडियल सबस्ट्रेट रखने के लिए इनकी आइसोलेशन ज़रूरी है। मेरी 5वीं टिप है कि क्लास 1 कैविटी में आपको नैरो तथा शैलो कैविटी ही बनानी है। क्लास 2 कैविटी में आप ओनली बॉक्स टाइप प्रेपरेशन दे सकते हो, या हल्का सा अक्लूजल बेवल और बॉक्स टाइप प्रेपरेशन दे सकते हो, या आप एक स्मॉल क्लास 2 अक्लूजल कवरेज दे सकते हो, जिसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल बॉक्स की प्रेपरेशन के बाद एक स्मॉल अक्लूजल कवरेज की ही ज़रूरत होती है। कन्वेंशनल ह्यूज क्लास 2 कैविटी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। छठी टिप है वो क्लास 3 या क्लास 4 कैविटी के लिए है। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि एक बच्चे का जो एज है वो फ्रैक्चर हो गया हो और आपकी चेयर पर वो बैठा हो। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि एक साफ आपको क्लास 4 कैविटी नज़र आ रही हो। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मल्टीपल इंटीरियर टीथ हैं, उनमें आपकी जो कैविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हों। ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इन कैविटीज़ को आपने कंपोजिट के साथ कैसे रिस्टोर करना है, ये आपके लिए आपने एस्थेटिक्स भी अचीव करने हैं। जैसे इस सिचुएशन में टूथ वाइटल है, आपको कंपोजिट से अच्छे एस्थेटिक्स और अच्छी फिलिंग देनी है, तो आप कैसे दे सकते हैं। प्रिय बच्चों, चाहे कैविटी क्लास 4 है या क्लास 3 है, इसके लिए आपको प्रेपरेशन करनी है। सबसे पहले आप इसके पेरिफ्री पर एक शैम्फर बनाएंगे। ये जो पेरिफ्री की लीजन है
वहाँ पर, जैसे यहाँ पर पेरिफ्री है केरीज की, यहाँ पर शैम्फर बनेगा, यहाँ पर केरीज की पेरिफ्री है, यहाँ पर शैम्फर बनेगा, और इस शैम्फर की जो डेप्थ है वो लगभग 0.5 mm डीप होनी चाहिए और लगभग 1.5 mm जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए। ये जो शैम्फर है वो आप अपनी एक स्टैंडर्ड टीआर बर के साथ बना सकते हैं या एक नंबर 4 राउंड बर के साथ बना सकते हैं। ये शैम्फर आप राउंड नंबर 4 बर के साथ बना सकते हैं। एक स्टैंडर्ड राउंड बर का आमतौर पर डाया 1 mm होता है। अगर उसको आप 1 mm इसमें डिप कर देते हैं, हाफ बर का जो डाया है इसमें डिप कर देते हैं, तो ये तकरीबन 0.5 mm का आपको शैम्फर देने वाला है। और जो ये इसकी विड्थ है ये आप अकॉर्डिंग टू टूथ आप रख सकते हो। कहने का मतलब है कि जो लीजन है, जो आपकी कैविटी है, जो उसकी पेरिफ्री जो बाउंड्री है, वहाँ पर आपने एक शैम्फर बना देना है। अब जैसे ये मैंने लिखा है कि उसकी ये डायमेंशन जो है होनी चाहिए। अब इसके बाद एक आपने TR11 बर लेनी है, उसके साथ आपने यहाँ पर जो बेवल्स हैं वो बनाने हैं। जैसे उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट बेवल। जैसे ये बेवल है, इसकी लेंथ यही है, ये बेवल है, इसकी हाइट ये है, ये बेवल है, इसकी हाइट ये है, ये बेवल है, इसकी हाइट ये है, ये बेवल है इसकी। जिस तरह हम क्राउन प्रेपरेशन करते हैं तो हम उसको यूनिवर्सल कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने बेवल्स बनाने हैं वो इनफाइनाइट बेवल्स बनाने हैं। किसी की लेंथ कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई स्टंटेड है, कोई जिंजाइवल मार्जिन तक पहुँचा हुआ है, कोई इंसाइजल एज के पास ही है। इस तरह जैसे ABCDE मैंने ये बताए हैं, ये आपने बेवलिंग करनी है और आप किसी भी लीजन पर ये बेवलिंग ऐसे अपनी TR11 बर के साथ कर सकते हो। यह आपकी क्लास 3 या क्लास 4 की अब प्रेपरेशन हो चुकी है। अब आपने इसको वॉश करना है, ड्राई करना है, और अब ये प्रेपरेशन जो है आपका कंपोजिट लेने को तैयार है। आपने जब इसकी बॉन्डिंग कर ली, जब आपने 7th जनरेशन बॉन्ड एजेंट इसके ऊपर अप्लाई करना है इस प्रेपरेशन के ऊपर, तो आपको थोड़ी देर वेट करनी है, आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि आप ड्यूल टिश्यूज़ को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हो। उसकी जो केमिस्ट्री है वो इसके ऊपर एक्शन होने में थोड़ा समय लगती है और उसके बाद उसको लाइट क्योर कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो कंपोजिट प्लेसमेंट वो स्टार्ट होती है। जो पहला ग्रुप है कंपोजिट का वो आपने इस शैम्फर पर डालना है और इंक्रीमेंटली का डालना है, एकदम बल्क में कंपोजिट नहीं डालना, इंक्रीमेंटली जो कंपोजिट है वो डालना है। और हो सके तो यहाँ पर आपने डेंटाइनल शेड है जो कंपोजिट का वो यूज़ कर लेना है और इस शैम्फर को यूटिलाइज़ करते हुए आपने जो लॉस ऑफ डेंटिन है उसको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका पहला जो ग्रुप है कंपोजिट का आपने यूज़ किया। जैसे इंक्रीमेंट, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंपोजिट मैंने यहाँ यूज़ किया, उसको यहाँ स्प्रेड कर लेना है। इसी तरह फिर कंपोजिट यूज़ किया, उसको यहाँ पर स्प्रेड कर लेना है। कंपोजिट यूज़ किया, ये तकरीबन आपकी जो डेंटाइनल शेड कंपोजिट है उसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसको लाइट क्योर भी किया, इंक्रीमेंटली यूज़ किया, ताकि जो पॉलीमेरिसेशन श्रिंकेज कंपोजिट में हो रही है आप उसको साथ साथ कंपनसेट कर रहे हो। अब आपने जो कंपोजिट है वो डालना है इन इनफाइनाइट बेवल्स पर, और आपने जो कंपोजिट की मूवमेंट है वो जिंजाइवो इंसाइजली रखनी है। जैसे मैंने ये कंपोजिट डाला, अब इंसाइजल एज की तरफ आ रहा हूँ, ये कंपोजिट डाला इंसाइजल एज की तरफ आ रहा हूँ, ये कंपोजिट डाला इंसाइजल एज की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ शैम्फर के ऊपर भी वही कंपोजिट आना है, और उसको फिर जो आपने ये प्रिपेयर किया है वहाँ पर आपने ये सारा जो कंपोजिट है उसके ऊपर
आपने स्प्रेड करते जाना है और पॉलीमेराइजेशन करते जाना है। अब आपका जो थर्ड ग्रुप ऑफ कंपोजिट है वो आपने मीजियोडिस्टली डालना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कंपोजिट डाला, उसको आपने मीजियोडिस्टली स्प्रेड करना है। आपने यहाँ पर कंपोजिट डाला, इसको आपने मीजियोडिस्टली स्प्रेड करना है। आपने यहाँ पर कंपोजिट डाला और इसको मीजियोडिस्टली स्प्रेड करते जाना है। इसका आपको प्यारे बच्चों, ये कंपोजिट आप 3 ग्रुप्स में डाल रहे हो इस लीजन को आप कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर समझिए, जो पहला कंपोजिट ग्रुप है वो आपने शैम्फर में डाला और आपने जो यहाँ पर डेंटाइनल लॉस है उसको पूरा किया। दूसरा ग्रुप जो कंपोजिट का है वो आपने इनफाइनाइट बेवल्स पे डाला और आपने सारे क्राउन के ऊपर उसको स्प्रेड किया। और तीसरा ग्रुप जो कंपोजिट है वो आपने यहाँ पर डाला और इसको आपने मीजियोडिस्टली स्प्रेड किया। और यहाँ तक लगभग जो आपकी प्रेपरेशन है, जो आपकी कंपोजिट फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपने एक अच्छा कंटूर भी बना लिया है। अब सिर्फ इसकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग बाकी है, जो इसको इस कंपोजिट प्लेसमेंट के बाद आपने करनी है। इसी तरह आप जो ये मल्टीपल केरीज है, यहाँ पर भी आपने 1 बाय 1 लीजन को एड्रेस करना है। और ये जो आप इनफाइनाइट बेवल्स आप पेरिफरी में दे रहे हो, ये आपकी जो शेड की मर्जिंग है वो अच्छी सी आपके सामने पेश हो जाती है। और जो आप मीजियोडिस्टली और वर्टिकल कंपोजिट आप इसमें दे रहे हो, उससे आपकी जो फिलिंग है वो ड्यूरेबल रहेगी, इसकी लॉन्गेविटी बड़ी रहेगी और इसमें जो डिमार्केशन है यहाँ पर जो फ्रैक्चर लाइन का, वो किसी को नज़र नहीं आएगा। एक अच्छा एस्थेटिक्स, एक अच्छी लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाली फिलिंग आप करने में सफल होंगे। ख़ास तौर पर इस केस में, जैसे मैंने ये बोला था, ये हो सकता है किसी बच्चे की कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जिसमें आप आरसीटी भी नहीं करना चाहते, आप विदाउट आरसीटी इसको रिस्टोर करना चाहते हो। आप इसको इकोनॉमिक अप्रोच देना चाहते हो, एक आप इसको इंस्टेंटेनियस जो है जो इसके जो लॉस ऑफ एस्थेटिक्स है उसको कंप्लीट करने चाहते हो, तो ये बेस्ट मेथड है। आप इस जो डिफेक्ट की प्रेपरेशन और इसमें जो कंपोजिट इंसर्शन का ढंग, ये क्लास 3 और 4 के लिए एक प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक अप्रोच रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। मेरी 7वीं टिप क्लास 5 कैविटी के लिए रहेगी। प्रिय बच्चों, जो सर्विक्स है टूथ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैस्टिकेटरी रोटेशनल फोर्सेस वर्क करती हैं। इसलिए जो भी हम इस एरिया में फिल करते हैं या जो भी हम रेस्टोरेटिव जॉब इस एरिया में करते हैं, तो उसको बहुत बड़ी रोटेशनल फोर्सेस को टॉलरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ जब कंपोजिट फिलिंग करनी है तो इसकी प्रेपरेशन के दौरान हमने इसकी ऑक्लूजल वॉल, इसकी जिंजाइवल वॉल और इसके फ्लोर को बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना होता है। ख़ास तौर पर जब ये कैविटी एक नॉच का रूप ले लेती है तो इसमें जो रिटेंशन है हमारे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की, वो पुअर रहने वाली होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नॉच है उसको एलिमिनेट करो, वो जो फ्लोर है कैविटी का उसको फ्लैट और स्मूथ बनाना चाहिए। और जो ऑक्लूजल वॉल है इसकी, उसमें जो आप बेवल्स हैं, एनामल में बेवल्स डाल सकते हैं, जिससे आपकी R&R को भी फ़र्क पड़ेगा और आपके एस्थेटिक्स भी अच्छे मिलेंगे। और जो जिंजाइवल वॉल है उसको आप या तो सुप्रा जिंजाइवल रख सकते हो या आप उसको सब जिंजाइवल रख सकते हो। जो ये एडवोकेट किया जाता है कि जो यंग परमानेंट टीथ है उसमें आप इसको सब जिंजाइवल रख सकते हो और जो ओल्डर पेशेंट हैं उनमें आप इस वॉल को सुप्रा जिंजाइवल रख सकते हो।
ऐसी जो डिज़ाइन आप कैविटी को देते हो वो एक तो एंटी रोटेशनल वर्क करती है, सेकेंडली आपका जो रेस्टोरेटिव मटेरियल रिसीव करने के लिए एक आइडियल प्रेपरेशन के रूप में आपके सामने आती है। मेरी अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टिप लॉज ऑफ ऑक्लूजन के बारे में है। प्रिय बच्चों, जब भी आपने कंपोजिट फिलिंग्स या और फिलिंग्स या कुछ और रेस्टोरेटिव जॉब अपने टीथ पर करनी होती है तो आपको बेसिक जो ऑक्लूजन लॉज हैं उनके ऊपर अपना जो ब्रेन है वो कंसंट्रेट रखना होता है। यहाँ पर मैं आज आपको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ ऑक्लूजन के बारे में एक ब्रीफ ज्ञान देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी ऑक्लूजन फ़िलॉसफी में फ़िट हो जाते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल होता है कि जब आपका कंडाइल CR पोजीशन में है, जो CR पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है कंडाइल्स की जो प्रैक्टिकली, फिज़ियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली एक बढ़िया पोजीशन गिनी जाती है। इस पोजीशन में जो सबसे पहला गोल्डन रूल है वो ये है कि आपके जॉज़ में बाइलेटरल तथा इवन कांटेक्ट होना चाहिए। प्रिय बच्चों, जब मोलर्स आपस में ऑक्लूड करते हैं तो वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को एक्टिवेट करते हैं और जो मैस्टिकेटरी फोर्सेस प्रोड्यूस होती है वो मोर देन 100 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच की इंटेंसिटी रखती है। इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस और स्टेबल ऑक्लूजन के लिए बाइलेटरल एंड इवन कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी टूथ इस बाइलेटरल कांटेक्ट में इंटरफेरेंस करता है, कुछ डिफ्लेक्टिव इंटरफेरेंसेस होती हैं, तो ऑक्लूजल डिजीज़ के साइन सिम्टम हमारे सामने उजागर होने लगते हैं। लाइक हाइपर सेंसिटिविटी होगी, अब्रेक्शन होगी, मोबिलिटी होगी, एक्सेसिव वियर होगा, मसल पेन होगी, TM जॉइंट होगा तथा अनड्यू फ्रैक्चर्स होंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, यह सबसे पहला गोल्डन रूल है कि बाइलेटरल एंड इवन कांटेक्ट होने चाहिए जब आपका कंडाइल आप CR पोजीशन में रखते हो। और दूसरा गोल्डन रूल है कि अगर किसी आदर्श ऑक्लूजन की हम बात करते हैं तो उसमें पोस्टीरियर टीथ डिस्क्लूजन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब व्यक्ति च्यूइंग करता है। जो पिछले मोलर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाने चाहिए ड्यूरिंग च्यूइंग। इनका फ़ायदा ये होता है कि जो अगले आपके एंटीरियर टीथ हैं या जिसमें आप एस्थेटिक फिलिंग्स दे रहे हैं उनके ऊपर अनड्यू फोर्सेस नहीं पड़ती। लेकिन अगर जो मोलर्स हैं वो ड्यूरिंग च्यूइंग आपस में बैंग करते रहते हैं तो फिर पेशेंट को ऑक्लूजल डिजीज़ के साइन सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, अगर आप अपने रेस्टोरेटिव जॉब में लॉन्गेविटी चाहते हो तो आप उस ऑक्लूजन का यह गुण ज़रूर देखिए और इस गुण को मेंटेन करने की कोशिश करिए। तीसरा जो गोल्डन रूल ऑफ ऑक्लूजन है उसको हम अनऑब्स्ट्रक्टिव एनवेल्प ऑफ फंक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन जो मैंडिबल है वो सिर्फ दाएं बाएं या आगे ही नहीं जाता बल्कि वो स्विंग करता है। डॉक्टर गिब्स ने इस स्विंग की लगभग 0.37 mm डायमेंशन बताई है जिसको हम एनवेल्प ऑफ फंक्शन कहते हैं। ये जो एनवेल्प ऑफ फंक्शन है
ये हमारे रेस्टोरेटिव जॉब के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर हम मैक्सिलरी एंटीरियर की जो पैलेटल सरफेस है उसमें हम रिक्वायर्ड कॉन्केविटी नहीं देते तो जो रिक्वायर्ड ओवरजेट है वो जो पेशेंट के अक्लूजन में नहीं आता और बार बार पेशेंट जो है हमें कंप्लेंट करता है कि उसका जॉ उसको हाई लग रहा है, यानी उसको अपनी बाइट हाई लग रही है और उसको अपनी बाइट लॉक्ड इन लग रही है। ख़ास तौर पर जब आप क्लास 3 या क्लास 4 रेस्टोरेशन दे रहे हैं तो जो आप अपनी रेस्टोरेशन को बक्को पैलेटल या बक्को लिंगुअल विड्थ दे रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से हमें कंटूर करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन हमारे पेशेंट की डेंटिशन में ना आए, क्योंकि यह हमारी फिलिंग के लिए भी डेलिटीरियस होती है। मेरा आपको आदेश रहेगा कि आप ये 3 गोल्डन रूल्स भी ड्यूरिंग रेस्टोरेटिव वर्क फॉलो करते रहिए। नंबर 1 कि बाइलेटरल एंड इवन कंटैक्ट होना चाहिए। नंबर 2 पोस्टीरियर टीथ डिस्क्लूजन और एंटीरियर एंड केनाइन गाइडेंस होनी चाहिए। और नंबर 3 अनऑब्स्ट्रक्टेड इनवेल्प ऑफ फंक्शन होना चाहिए। धन्यवाद प्रिय बच्चों, लर्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप निडर रहिए, आप निरपेक्ष रहिए तथा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए। आपका एक बार और मेरा धन्यवाद और मेरा आभार।